हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण देखिए कल हमने लवणों के बारे में पढ़ा था। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है गंधीय सूचक। गंधीय देखिए जो हमने पहले सूचक पढ़े थे वो किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को रंग के द्वारा प्रभावित करते थे, या रंग से उनका पता चलता था। जैसे लिटमस पत्र को हमने किसमें डाल दिया, अम्ल में डाल दिया, तो अम्ल में डाल दिया तो हमें क्या दिखता है कि वह कैसा हो गया, लाल हो गया। और अगर हमने उसको किसमें डाल दिया, क्षार में, तो हमें पता लग गया वह कैसा हो गया, नीला हो गया। अब लेकिन यहाँ पर आ गया गंधीय सूचक। जैसा कि नाम से पता लग रहा है गंधीय यानी गंध, तो हम लिख सकते हैं ऐसे सूचक जो विभिन्न विलयनों में भिन्न भिन्न प्रकार की क्या करते हैं, गंध उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब ऐसे सूचक है जो अम्ल या क्षार में अपनी अलग अलग गंध क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उन्हें हम कौन से सूचक कह देते हैं, गंधीय सूचक कह देते हैं। तो हम लिख सकते हैं वे सूचक, वे इंडिकेटर, सूचक को इंग्लिश में इंडिकेटर बोलते हैं। वे सूचक जो अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों में भिन्न गंध प्रदर्शित करते हैं, गंध प्रदर्शित करते हैं। देखिए इनकी गंध को देखकर ही पता लग जाता है कि अम्ल है या क्षार। वे सूचक जो अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों में भिन्न भिन्न गंध प्रदर्शित करते हैं वो कौन से सूचक होते हैं, गंध सूचक होते हैं। जैसे कि उदाहरण पूछेगा, गंध सूचक के उदाहरण पूछे तो देखिए गंध सूचक के आप उदाहरण क्या क्या लिखेंगे। गंध सूचक के उदाहरण आपसे पूछा, आप लिखोगे बेनिला, क्या लिखोगे, बेनिला। प्याज, क्या लिखेंगे, प्याज, ठीक है। आदि जो क्या करते हैं, गंध सूचक का कार्य करते हैं। अगर हम इन्हें अम्ल में करेंगे, अम्ल में इनका प्रयोग करेंगे तो इनकी गंध अलग होगी। हम उस गंध को सूंघकर बता सकते हैं कि इनकी गंध कैसी है। और अलग अलग विलयन में अलग अलग प्रकार की आपको गंध देखने को मिलती है, ठीक है ना। देखो एक प्रयोग भी है कि आप प्याज को बारीक काटिए, प्याज को बारीक काटकर एक साफ से एक कपड़े में उसको बांध दीजिए और बढ़िया कसकर बांधिए और बांध कर उसे रात भर छोड़ दीजिए। और सुबह होने पर उस प्याज को आप निकाल कर अलग रख लीजिए। जो प्याज का रस कपड़े पर लगा हुआ है उसको उस कपड़े को आधा आधा काटिए, आधा आप उसे किस में डालिए, क्षारीय विलयन में, और आधा उसको किस में डालिए, अम्लीय विलयन में। फिर दोनों विलयनों को आप उन दोनों विलयनों की क्या सूंघिए, गंध, क्या सूंघिए, गंध। और गंध सूंघने पर आप देखेंगे कि दोनों में से अलग अलग प्रकार की क्या आ रही है, गंध आ रही है। इसलिए हम इन्हें गंध सूचक के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई होगी
कि गंध सूचक क्या होते हैं। ठीक है, अगला है, जो अगला आपका टॉपिक है वो ये है कि अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे विक्रिया करते हैं। अगला जो टॉपिक आपका है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि अम्ल धातु के साथ कैसे क्रिया करता है। ठीक है, अम्ल धातु के साथ कैसे क्रिया करता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा अम्ल व क्षारक धातु के साथ क्रिया, धातु के साथ क्रिया। अम्ल व क्षारक एसिड एंड बेस है ना, रिएक्ट विद मेटल। कहने का मतलब है अम्ल व क्षार धातु के साथ क्रिया कैसे करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, मैंने आपको कहा है ऐसी धातु में, देखिए अम्ल के साथ सबसे पहले समझ वाली बात यह है कि अम्ल के साथ कौन सी धातुएं क्रिया करती है। ठीक है, अम्ल के साथ कौन सी धातुएं क्रिया करती है और कौन सी धातुएं हाइड्रोजन गैस दे सकती है। ध्यान सुनिएगा। तो हमें पास आपको मैंने सक्रियता श्रेणी लिखवाया था पोटेशियम से लेकर पीटी तक लिखवाया था, और मैंने उसमें एक हाइड्रोजन भी लिखा था, और मैंने कहा था हाइड्रोजन से जो नीचे है ना सक्रियता श्रेणी में, वह हाइड्रोजन से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देती। ठीक है ना। अब देखिए आपको पता है Zn, जिंक के दानेदार आप टुकड़े लीजिए, टुकड़े कैसे होने चाहिए, दानेदार। किसके होने चाहिए, जिंक के। अब जिंक के दानेदार टुकड़े आपने डाल दिए किसमें, H2SO4 में, और H2SO4 होना कैसा चाहिए, तनु। कैसा होना चाहिए, तनु H2SO4 होना चाहिए। अब जब तनु H2SO4 में डालेंगे तो मैंने आपसे कहा था ये रिएक्शंस में आपको पहले भी करा चुका हूं, कौन सी विक्रिया है, विस्थापन विक्रिया। कौन सी विक्रिया, विस्थापन विक्रिया। आप जानते हैं कि Zn अधिक क्रियाशील और हाइड्रोजन कम क्रियाशील है या नहीं है। जब हाइड्रोजन कम क्रियाशील है तो Zn क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसके स्थान से निकाल देगा, विस्थापित कर देगा। जब विस्थापित कर देगा तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 और प्लस कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आ गई होगी, हाइड्रोजन गैस निकली, यस या नो। अब देखिए यहां पर जो ZnSO4 बनेगा वो सॉलिड नहीं एक्वा रहेगा। कैसा रहेगा, अब आपके सामने ये एक अभिक्रिया है जिसमें अम्ल, देखिए अम्ल क्या है, H2SO। किससे क्रिया कर रहा है, धातु। Zn से कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। अब कई बार इसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, अम्ल व क्षारक धातु के साथ क्रिया करते हैं, इसका नामांकित चित्र बनाओ। क्या बनाओ, नामांकित चित्र। ठीक है ना। और नामांकित चित्र बनाते हुए यह बताइए कि जो गैस निकल रही है उसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर, उसके पास क्या ले जाने पर है, जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर, है ना, वो किस ध्वनि के साथ जलती है, किस ध्वनि के साथ जलती है। अब सुनिए, तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन गैस जो होता है उसको साबुन के विलयन में रखा जाता है। हाइड्रोजन गैस जो होता है उसको कहाँ एकत्रित किया जाता है, साबुन के विलयन में, साबुन के विलयन में। और जो हाइड्रोजन गैस होती है अगर उसके पास में, हाइड्रोजन गैस के पास में आप क्या ले जाओगे, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई यदि मोमबत्ती ले जाओगे तो आपको पता है एक पॉप साउंड बनता है। कौन सा बनता है, पॉप साउंड बनता है। कौन सा साउंड बनेगा, पॉप साउंड, जिसे अपनी भाषा में क्या कहते हैं, फटफट की ध्वनि। कौन सी ध्वनि बोलते हैं, फटफट की ध्वनि।
तो फट फट की जो ध्वनि होती है, जो साउंड होता है, वो किस गैस की वजह से होता है? हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों की वजह से, ठीक है ना। तो अपने को ये बात पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस को किसके विलयन में रखा जाता है? तो साबुन के। यस या नो? अगर आपने बोले हाइड्रोजन गैस को किसके विलयन में एकत्रित किया जाता है? तो साबुन के विलयन में। और यदि ये पूछे जलती मोमबत्ती हाइड्रोजन गैस के सिंबल पर लाओगे तो किस प्रकार जलेगी? पॉप साउंड के साथ, फटफट की ध्वनि के साथ जलेगी। तो इसलिए हम अगर क्रिया करते हैं तो इस प्रकार होती है। अब आपको ये भी बता दें कि सभी धातुएं अम्ल से क्रिया नहीं करती, यानी अम्ल से क्रिया तो करेंगे लेकिन अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती। सभी धातुएं अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देती, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। यस या नो? तो देखिए इसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा क्षारक के साथ। किसके संग रहेगा? क्षारक के साथ। कि भाई क्षार के साथ धातुएं क्रिया करती है तो क्या बनता है। देखिए अब हम क्षारक के साथ पढ़ाएंगे, अभी हम अम्ल के साथ बता रहे थे, अब हम क्षार के साथ बताएंगे। जैसे मान के चलिए जैडन ही ले लीजिए, जैडन के दानेदार टुकड़े को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे। अब देखिए जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा तो आपको पता है कि यहां पर जो क्रिया हो रही है, देखिएगा सबसे पहले आपको पता है कि अगर कोई भी धातु है ना, जो मध्य की सक्रिय धातुएं होती हैं, जो मध्य सत्ता श्रेणी में स्थित होती हैं, ऐसी धातुओं को हम क्या करें? क्षारक के साथ क्रिया करें तो वहां हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। वहां भी कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। अब आपको पता है जब यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो यहां पर Zn है। यस या नो? तो आपको यहां पर पता लग गया कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। अब जब हाइड्रोजन गैस निकल गई तो आपको यहां पर 2 लगाना पड़ेगा। यस या नो? अब आप देख रहे हैं कि यहां पर Na के, यहां देखिए अब हम इसका सूत्र बनाएंगे तो हम बनाएंगे Na और यहां पर क्या रख देंगे? O रख देंगे। अब हम ये देखेंगे कि इस पर भी प्लस का 1 और इस पर माइनस के 2। संतुलन वाली बात कहीं पर आ रही नहीं रही ना। अब हम यहाँ Zn भी है, अगर मैं Zn को यहाँ रख दूं तो Zn पर कितने होते हैं? प्लस के 2 होते नहीं होते? अरे ऐसे आनो देखो अभिक्रिया यानी किसी भी यौगिक को संतुलित करने के लिए नियम क्या होता है? देखो यहाँ प्लस के 2 है ना, और यहाँ एक 3 और यहाँ माइनस के 2, तो प्लस और माइनस दोनों बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या करूं? यहाँ 2 का गुणा कर दूं और यहाँ भी 2 का गुणा। तो बताओ 2 दूनी 4 हो गए, तो यानी कि यौगिक माइनस के 4 ऑप्शन पर, और यहाँ कितने हो गए? 2 और 2 एकाम 2, कितने हो गए? 4 हो गए। तो यानी कि इस 2 को मैं यहां से हटा दूं तो देखिए 2 ये हो गए, 2 एकाम 2 और 2 4, तो प्लस के भी 4 और माइनस के भी, अर्थात यौगिक उदासीन हो गया। और हमारा एक सूत्र बना, जिस सूत्र का नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। क्या नाम बना? सोडियम जिंकेट, जो कि एक लवण है, जो कि क्या एक लवण है। यस या नो? जो कि क्या एक लवण है। कंप्लीट हुआ। और यहां से भी कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आ गई? यस या नो? और यदि यही क्रिया मैं एल्यूमिनियम के साथ में ले लूं, देखिए एल्यूमिनियम भी धातु है, सोडियम के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो मैंने कहा था, अब देखो एल्यूमिनियम के साथ करेंगे तो भी वही होगा, क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस निकलने के बाद यहां पर क्या बन जाएगा? NaAlO बन गया जी। अरे हाँ है ना। अब यहां पर कितने थे? 2। सोडियम के कितने हैं? 2 है ना। अब देखिए तो क्रिया करेंगे तो आपको पता है यहां प्लस के 3 और यहां प्लस का 1। अरे हाँ है ना, बात समझ में आ गई? यहां प्लस का कितना हो गया? 1, यहां प्लस के कितने हो गए? 3।
और यहाँ माइनस का कितना हो गया 2। अब संतुलित हो सकता है 3 और 1 4। मैं इसके नीचे 2 का गुना कर दूं तो 2 दूनी हो जाएगा। अरे हाँ या ना। अब देखिए अब हमारा यौगिक संतुलित हो गया था तो हम यहाँ कितना करते हैं 2, क्योंकि 2 है तो एल्यूमिनियम के आगे भी कितना कर देंगे 2। O के भी कितने हो गए 2। O के भी कितने हो गए यहाँ 2 हो गए ना। H के कितने हो गए 2। H के भी कितने हो गए 2। इसे कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। जो हमारा यहाँ यौगिक आया है यह है सोडियम एल्यूमिनेट का यौगिक है। किसका यौगिक है सोडियम एल्यूमिनेट का यौगिक है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। हम जो भी यौगिक बनाएंगे उसको क्या करेंगे संतुलित करेंगे। ठीक है उसमें धनायन और ऋणायन का योग कैसा होना चाहिए संतुलित होना चाहिए। कंप्लीट हुआ। हाँ जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है देखिएगा। धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे क्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन है धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे क्रिया करते हैं। हाँ तो देखिए धातु कार्बोनेट वह धातु बाइकार्बोनेट अम्ल से कैसे क्रिया अम्ल से तो धातु बाइकार्बोनेट देखिए सबसे पहले धातु का बाइकार्बोनेट तो धातु Na ले लो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है CO3 इस पर प्लस का है इस पर माइनस का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा बताओ Na2CO3 Na2CO3 और इसकी क्रिया हमें करानी है अम्ल से और अम्ल हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब देखो क्रिया करेंगे। अब क्रिया कैसे करेंगे समझना ध्यान से। जब इस प्रकार की क्रिया हो और हमारे पास अभिकारक में क्या हो CO3 क्या हो CO तो CO2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है और ये भी शर्त है कि अभिकारक में CO2 गैस निकल रही हो और उस अभिकारक में हाइड्रोजन का परमाणु हो। किसका परमाणु हो हाइड्रोजन का परमाणु तो जल भी निकलेगा। तो क्या निकलेगा जल भी निकलेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हमारे पास CO3 है और CO3 के साथ साथ हमें अभिकारक में H दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है H तो वहां CO2 के साथ जल भी निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर क्या निकाल दिया CO2 प्लस क्या निकल जाएगा H2 निकल गया जी हाँ या ना। अब देखो Na2CO3 में से CO2 वहां निकल गया और एक ऑक्सीजन बची को इसके संग जुड़ गया लेकिन वहां हाइड्रोजन कितने हैं 2 यहाँ पर कितना है 1 तो 2 कर लेंगे। अब बताओ यहाँ पर क्या बचा सोडियम यहाँ क्या बचा कैल्शियम ओ सॉरी क्लोरीन। जब क्रिया करेंगे सोडियम और क्लोरीन के बीच में तो क्या बन जाएगा 2Na बन गया नहीं बना यस या नो। तो देखिए ये यहाँ पर देखो अम्ल है और ये यहाँ पर किसकी बात कार्य कर रहा है क्षारक की बात। किसकी बात कार्य कर रहा है क्षारक की बात। आगे चलते हैं दूसरा है धातु बाइकार्बोनेट। बाई का मतलब होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम बाइकार्बोनेट कह रहे या बाइकार्बोनेट की जगह पर कई बार क्या हो जाता है क्या शब्द लिखा हुआ जाता है हाइड्रोजन क्या लिख जाता है हाइड्रोजन कार्बन। तो समझ में आ गई तो हाइड्रोजन आ जाएगा और क्रिया अम्ल से ही करेंगे 2HCl। अब जब 2HCl क्रिया करानी है तो देखिए Na+Cl CO3 फिर आ गया अभिकारक में और संग के संग क्या है H भी है तो CO2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस
निकलेगी और क्या निकलेगा, H2 निकल गया, CO2 और H2O। अब देखो ध्यान से, सॉरी यहाँ पर H1, यहाँ H के कितने हैं 2, वहां भी कितने हैं 2, यहाँ O के कितने 3, वहां भी कितने हैं 3, यहाँ कार्बन का कितना है 1, कहाँ गया। अब क्या बचा यहाँ पर NaCl, क्या बचा NaCl, यस या नो। तो देखो NaCl, H के 2, CO के 3, C का 1, कंप्लीट हुआ। बस आपको ये देखना है कि अभिकारक में CO3 हो तो CO2 कैसे निकलेगी, और अगर उसके साथ कहीं भी H लगा हुआ है तो H लगा हुआ है तो वहां कौन सा निकलेगा, CO2 के संग जल भी निकलेगा, ठीक है। बाकी आप उसे प्लस और माइनस से क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। बात समझ में आ गई होगी, यस या नो, ठीक है। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखिए ये जो है धातु कार्बोनेट है, ये क्या है धातु कार्बोनेट, ये आपका अम्ल, ये आपका सोडियम क्लोराइड एक लवण हो गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो आपका क्या है एक लवण है। सेम नीचे हो जाएगा, नीचे वाला क्या है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस ये अम्ल हो गया, और सेम वही चीज वहां भी बन गई, लवण तथा जल बन गए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो गई, यस या नो।